Hello everyone, this is CA Keval Mota, and now we are going to learn section number 18 of CGST Act, which is applicable for CA Inter, CMA Inter, CA Final, CMA Final. ओके, सारे के सारे लेवल पर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल रहेगा. सो लेट अस स्टार्ट. सेक्शन नंबर 18, इसका हेडिंग लिख लीजिए. अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी. अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी in some special circumstances. In some special circumstances. Okay, very important provision. ओके, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इन सीए फाइनल, फाइनल लेवल. इंटर लेवल पे क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं है, इसीलिए आ सकता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. अभी सेक्शन नंबर 18 में हम लोग क्या कवर करने वाले वो मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले हम लोग सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 1 करेंगे. उसमें 18(1)(a), उसका हेडिंग लिख लो. लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. ठीक है, दिस इज द हेडिंग. सेक्शन नंबर 18(1)(a वुड बी द कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू. उसके बाद ये धीरे धीरे इजी हो जाएगा. ठीक है, सेक्शन नंबर 18(1)(b)(c)(d), ठीक है, वो सब इजी हो जाएगा. लेकिन 18(1)(a जिसको समझ में आएगा उसी के लिए 18(1)(b)(c)(and)(d) इजी रहेगा. बाकी लोगों के लिए डिफिकल्ट रहेगा. तो स्टार्टिंग से सेक्शन नंबर 18(1)(a पर फोकस करो. 18(1)(a प्रॉपरली समझ में आएगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. क्लियर है? जब तक 18(1)(a समझ में नहीं आएगा तब तक कोशिश भी नहीं करना आगे बढ़ने की. ओके, लेट अस स्टार्ट. मान के चलो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023. ओके, 1 अप्रैल 2023 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. मेरा बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है. 30 सितंबर 2023 तक मेरा टर्नओवर हो जाता है 20 लाख रुपए. ओके, 20 लाख रुपया एक ऐसा थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसके बाद किसी भी पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. ओके, किसी भी पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. हम लोग यहाँ पर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं. ओके, अगर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेने वाले हो तभी सेक्शन 18(1)(a आएगा. कंपोजिशन स्कीम लोगे तो 18(1)(a नहीं आएगा. ओके, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का आपका टर्नओवर हो चुका है 20 लाख रुपए. ओके, अभी आप लोग को 1 अक्टूबर से, ध्यान से सुनना, अभी 1 अक्टूबर से जो भी आप सेल्स करने वाले हो फ्रॉम 1 अक्टूबर, ये सारा का सारा सेल्स जो रहेगा वो आप एज अ टैक्सेबल पर्सन कर रहे हो. ठीक है, एज अ टैक्सेबल पर्सन कर रहे हो. सर, टैक्सेबल पर्सन कैसे पिक्चर में आ गया? समझाता हूँ, सुनो. हम लोगों ने चार्ज ऑफ जीएसटी में सीखा था, जीएसटी शैल बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन. टैक्सेबल पर्सन का मतलब ये होता है जो पर्सन, ओके, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है. लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन का मतलब जिसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो गया. ठीक है, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्टर्ड पर्सन. तो जैसे ही हम लोग का टर्नओवर 20 लाख रुपया क्रॉस हुआ, वी आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. वी आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. तो हम लोग जब भी 1 अक्टूबर या उसके बाद से सेल्स करेंगे, उन सभी सेल्स के ऊपर जीएसटी हमको पे करना है. ये बात समझ में आ रही है? वी आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन द सेल्स मेड फ्रॉम 1 अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स. ओके, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर? इतना सिंपल तो प्रॉब्लम क्या है? अब मैं आपको पहले प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे थ्रू दिस सेक्शन. प्रॉब्लम क्या है सुन लो. हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 200 कैल्सी परचेस किया था. ठीक है, एक कैल्सी का रेट था 500 रुपया. सप्लायर ने टोटल बिल कितने का बना, 1 लाख रुपीज का बिल बनाया. एंड उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज किया. सो 18,000 रुपीज का यहाँ पर हमने जीएसटी अपने सप्लायर को पे किया. टोटल बिकेम 1,18,000. ठीक है, हमने इस पीरियड के दरमियान परचेस किए. ठीक है, पॉइंट समझा? हमने 200 कैल्सी खरीदा, हम लोग का बिजनेस है कैल्सी बेचने का. हमने 200 कैल्सी परचेस किया.
₹500 का एक एलसी, ऐसा 200 का एलसी परचेस किया। ठीक है। 18,000 का जीएसटी मैंने अपने सप्लायर को पे किया। 18,000 का जीएसटी मैंने अपने सप्लायर को पे किया। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मुझे इस 18,000 का आईटीसी मिला होगा या नहीं मिला होगा? ये 18,000 का आईटीसी मिला होगा या नहीं मिला होगा? कम ऑन। आंसर इज नहीं मिला होगा। आईटीसी नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा? बिकॉज आई वॉज अनरजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, मतलब मेरे को जीएसटी पे नहीं करना था, तो गवर्नमेंट मुझे आईटीसी देगा क्या? आईटीसी भी नहीं देगा। क्लियर है? अब मान के चलो कि मैंने 1 अप्रैल को ये सब खरीदी किया था, और मैंने 31 अगस्त को, ओके, 31 अगस्त को मैंने से 175 कैलसीज को मैंने बेच दिया। 175 कैलसी सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ से ₹600 पर कैलसी। ठीक है, मैंने सेल कर दिया। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से आंसर करना। क्या मुझे इस 175 कैलसी के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ा होगा या नहीं करना पड़ा? आंसर इज नहीं करना पड़ा होगा, कि जीएसटी इज नॉट पेएबल। जीएसटी इज नॉट पेएबल on this 175 Kelsey. Why not payable? Because I have sold it before taking registration, before becoming liable for registration. ओके, नंबर के लिए मेरा लायबिलिटी आया ही नहीं था। ओके, उसके पहले मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा? प्रॉब्लम तब आएगा जब भी आप लोगों ने खरीदा है 30 सितंबर के पहले, लेकिन आप बेचने वाले हो 1 अक्टूबर या उसके बाद। दैट इज 25 कैलसी। ओके, 25 कैलसी हमने खरीदा कब है? पहले। दैट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होने के पहले खरीदा है। ओके, पर हम लोग सेल कब कर रहे हैं? 1 अक्टूबर या उसके बाद सेल कर। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम लोग को इस 25 कैलसी का आईटीसी तो मिला नहीं था, लेकिन जब भी हम ये 25 कैलसी सेल करने जाएंगे, तब हम लोग क्या है? हम लोग टैक्सेबल पर्सन है, वी आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग को जीएसटी पे करना पड़ेगा क्या? यस, जीएसटी तो पे करना है। लेकिन आईटीसी मिला था क्या? नहीं। आईटीसी नहीं मिला था, पर जीएसटी पे करना पड़ रहा है। आईटीसी नहीं मिला था, पर जीएसटी पे करना पड़ रहा है। इसीलिए सेक्शन नंबर 18(1)(a) पिक्चर में आया, जो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होने के विद इन 30 डेज में, ओके, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होने के विद इन 30 डेज में अप्लाई कर देता है, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, मिला या नहीं मिला दैट इज डिफरेंट स्टोरी, नहीं मिला तो भी चलेगा। लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? अप्लाई तो आपको कर ही देना है। मतलब इस केस में 1 अक्टूबर से लेकर के 30, दैट इज 30 अक्टूबर तक आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो जो भी पर्सन अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन, अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, दैट इज इन अवर केस इट इज 30 अक्टूबर, विद इन 30 अक्टूबर। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, सुनना। अगर आप लोगों ने 30 दिन के अंदर अंदर नंबर के लिए अप्लाई कर दिया है, तो गवर्नमेंट सेस जो भी दिन आप लायबल हुए हो, उसके पिछले दिन का, ओके, उसके पिछले दिन का स्टॉक का आईटीसी मिलेगा। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? वापस से रिपीट कर रहा हूँ। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने जीएसटी नंबर के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया, तो जो भी दिन आप लायबल हुए, अपने केस में कब लायबल हुए? 1 अक्टूबर को आप लोग लायबल हुए। उसके पिछले दिन, दैट इज 30 सितंबर को, जितना भी आपके पास स्टॉक था, उस स्टॉक का आईटीसी मिलेगा। एंड स्टॉक वॉज 25 कैलसी विथ अस। तो 25 कैलसी का हमको आईटीसी मिलेगा एज पर सेक्शन 18(1)(a). लेकिन कंडीशन क्या है? आपको 30 दिन के अंदर अंदर नंबर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, यहां तक समझा? अब स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है इनपुट्स, दैट इज रॉ मटेरियल्स। स्टॉक का मीनिंग होता है इनपुट्स, दैट कैन बी रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स,
ओके, या फिर फिनिश गुड्स, सारे के सारे स्टॉक है। लेकिन कैपिटल गुड्स का आईटीसी आप लोगों को नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनरी। ओके, कैपिटल गुड्स का आईटीसी आप लोगों को नहीं दिया जाएगा 18(1)(a) के अंदर। इसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा। ओके, पहले हम लोग 18(1)(a) तो समझे पहले। तो 18(1)(a) में मैंने क्या सीखा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग का टर्नओवर जैसे ही थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, उसके 30 दिन में हम लोग को नंबर के लिए जाना है। अगर हम लोग ने 30 दिन के अंदर अंदर नंबर ऑब्टेन कर लिया, ओके, तो उस केस में जो भी दिन हम लोग लायबल हुए थे, उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी दिया जा रहा है। आर ऑल गेटिंग द पॉइंट? उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी दिया जा रहा है, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, कंडीशन मैंने रिपीट की है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग को 30 दिन के अंदर अंदर नंबर लेना है। ठीक है, नंबर नहीं लिया तो क्या होगा बाद में देखेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट समझा। तो यहाँ पर 25 × 200 × 18% इतना आईटीसी मिलेगा। आई होप बेसिक इज क्लियर। ओके, प्रॉब्लम समझ में आई, प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन समझ में आया। ठीक है, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब कि अगर आपके पास मशीन था एक, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, मशीन परचेस किया था, मशीन के ऊपर सप्लायर ने जीएसटी चार्ज किया था, तो उस मशीन के ऊपर जो जीएसटी चार्ज हुआ है उसका आईटीसी आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं इसको। सेम एग्जांपल थोड़ा सा और अभी डिफरेंट सिनेरियो ले रहा हूँ। 1 अप्रैल, 30 सितंबर। ओके, 1 अक्टूबर से आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 1 अक्टूबर से आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मेरे को नंबर कितने दिन में ऑप्ट करना चाहिए था? 30 डेज, दैट इज 30 अक्टूबर तक मेरे को नंबर के लिए जाना चाहिए था। लेकिन मान के चलो मैंने से 4 नवंबर को मैंने एप्लीकेशन किया फॉर रजिस्ट्रेशन। मैंने एप्लीकेशन किया फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आई हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 4 नवंबर, दैट इज आफ्टर 30 डेज। मेरे को नंबर मिल जाता है से 14 नवंबर को। जीएसटी नंबर मेरे को मिलता है 14 नवंबर को। ओके, जीएसटी नंबर ऑप्टेन्ड, ऑप्टेन्ड। ओके, मतलब ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। अब गवर्नमेंट इस केस में क्या बोल रहा है वो सुनना। अगर आप लोगों ने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई नहीं किया, उस केस में गवर्नमेंट सेस जो भी दिन आपको नंबर मिला, जो भी दिन आपको नंबर मिला, उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी मिलेगा। मतलब 13 नवंबर को जितना भी आपके पास स्टॉक था, ओके, उस स्टॉक का आईटीसी आप लोगों को दिया जाएगा। आया समझ में? इस स्टॉक का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। सर इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इम्प्लीकेशन ये हुआ कि आप लोग को जीएसटी जो पे करना है, ओके, जीएसटी पेएबल ऑन सेल्स मेड फ्रॉम, सेल्स मेड फ्रॉम 1 अक्टूबर, फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। मतलब कि आप लोग को जीएसटी तो 1 अक्टूबर के बाद ही भरना है, ओके, यहीं से भरते ही जाना है। लेकिन आईटीसी आप लोग को कौन से दिन के स्टॉक का मिलेगा? आप लोग को 13 नवंबर के दिन पर जितना स्टॉक रहेगा उसी का आईटीसी मिलेगा। आया समझ में? चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने 100 कैलसी यहाँ पर परचेस किया, ओके, आपने 100 कैलसी यहाँ पर सेल किया। ठीक है, 100 कैलसी आपने यहाँ पर परचेस भी किया, 100 कैलसी यहाँ पर सेल भी किया। इस सेल के ऊपर तो जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन ये परचेस का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेल हो चुका है, मतलब 13 नवंबर के दिन पर स्टॉक में नहीं रहेगा। आया समझ में? इसी वजह से लॉस हो रहा है। ओके, जो लोग 30 दिन के अंदर अप्लाई करते हैं उन लोग का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन वो लोग लायबल बने उसके ही पिछले दिन का इमीडिएट प्रीसीडिंग डे का आईटीसी दे दिया, तो लॉस होएगा ही नहीं। लेकिन इस केस में लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है समझा? आपने अगर फर्स्ट फर्स्ट अक्टूबर के बाद कुछ खरीदा है,
और उसको बेच भी दिया, बेच दिया तो जीएसटी भरना है। लेकिन अगर खरीदा है एंड आपको 13 नवंबर के दिन पर स्टॉक में नहीं दिख रहा है, तो यू कैन नॉट टेक आईटीसी। क्लियर है क्या? जीएसटी पेएबल ऑन सेल्स मेड फ्रॉम 1 अक्टूबर, बट आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल ऑन स्टॉक, ऑन स्टॉक एज ऑन 13 नवंबर। आया समझ में? सर अगर हम लोगों ने 14 नवंबर के बाद कुछ परचेस किया तो क्या आईटीसी मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। उसका तो कोई स्टोरी नहीं है, उसका कोई है ही नहीं, डाउट ही नहीं आना चाहिए। 14 नवंबर को हमारे पास जीएसटी नंबर है, हम लोग उसके बाद कुछ भी परचेस करें हम लोग को उसका आईटीसी दिया जाएगा। ठीक है? क्लियर पॉइंट? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन नंबर 18(1)(a) खत्म नहीं हुआ अब तक, बहुत बाकी है, सुनो। सेक्शन नंबर 18(1)(a) क्या बोल रहा है? आप लोग लायबल हुए उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोग अप्लाई कर लेते हो फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग को हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक का आईटीसी देंगे। कौन से दिन का स्टॉक का आईटीसी देंगे? 30 दिन के अंदर अप्लाई एप्लीकेशन हुआ तो जिस दिन आप लायबल हुए उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। स्टॉक का मतलब इनपुट्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। ओके, 18(1)(a) में दूसरा केस, अगर 30 दिन के बाद नंबर लिया, ओके 30 दिन के बाद नंबर लिया, तो जो दिन जीएसटी नंबर मिलेगा उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी दिया जाएगा। ओके, बट आप लोग को जीएसटी कब से भरना है? फ्रॉम 1 अक्टूबर इन ऑल द केसेस। आई होप डिस्कशन इज वेरी क्लियर। ओके, अभी थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं इसका। 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर। ओके, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर मेरा टर्नओवर है 20 लाख रुपए। ओके, 20 लाख रुपए। देखो ये 20 लाख 10 लाख भी होगा, 40 भी हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल जो हम लोग रजिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए तुम लोग 20 लाख समझ के चलो। तो 20 लाख का मेरा टर्नओवर हुआ है। ओके, 1 अक्टूबर से आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 1 अक्टूबर से आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि हमने 14 अक्टूबर को, हम लोगों ने 14 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। ओके, अप्लाई कर दिया। हम लोग को 23 अक्टूबर को जीएसटी नंबर भी मिल गया। 23 अक्टूबर को जीएसटी नंबर मिल गया। रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड। अभी ध्यान से सुनना। 1 अक्टूबर से हम लोग को जीएसटी तो कलेक्ट, मतलब जीएसटी तो पे करना ही है। 1 अक्टूबर से हम लोग को जीएसटी तो पे करना ही है। जीएसटी हम लोग ऑब्वियसली रिसिपिएंट से कलेक्ट करते हैं एंड देन गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये बात तो क्लियर है आपको? 1 अक्टूबर से हम लोग जो सेल्स कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर जीएसटी हमने हमारे कस्टमर से लिया होगा कि नहीं लिया होगा? चलो, एकदम सिंपल सवाल पूछा है। 1 अक्टूबर से जो हम सेल कर रहे हैं, हमने हमारे कस्टमर से जीएसटी लिया होगा या नहीं लिया होगा? आंसर इज नहीं लिया होगा। क्यों नहीं लिया होगा? देखो, नॉट कलेक्टेड इसका मतलब ये नहीं कि पे नहीं करना है। नॉट कलेक्टेड बट इट इज पेएबल, बट इट इज पेएबल, बट इट इज पेएबल। हमारे कस्टमर ने क्यों जीएसटी हमको नहीं दिया होगा? आंसर इज हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं था। वी डिड नॉट हैव जीएसटी नंबर टिल 23 अक्टूबर। सो 23 अक्टूबर तक के सेल के लिए किसी ने मुझे जीएसटी दिया ही नहीं होगा। मैं तो एक्सट्रीम भरोसा कर रहा होगा तो दिया होगा। ओके, लेकिन जीएसटी दिया ही नहीं होगा। क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं था। लेकिन सर 23 अक्टूबर को हमारे पास जीएसटी नंबर आ गया है, तो अब तो देना चाहिए ना इसने। यस, अब देना चाहिए, लेकिन किस तरीके से वो प्रोसेस होता है वो सुनो। गवर्नमेंट से जब भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ओके, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, ओके, विद इन 1 मंथ फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, आपको इस पीरियड का, दैट इज 1 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक के पीरियड का
आप लोग को रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करना है। आप लोग को क्या इशू करना है? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करना है। ओके, मैं वापस रिपीट करता हूँ। 23 अक्टूबर से लेकर के 1 मंथ, दैट इज 23 नवंबर तक हम लोग को कौन से पीरियड का रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करना है? फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर। आया समझ में? 1 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक जितना भी आपने सेल किया है, आपने कुछ एक डॉक्यूमेंट दिया रहेगा, उस डॉक्यूमेंट को रिवाइज करो, दैट इज रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करो। रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैसे दिया जाएगा? पहले आपने 100 रुपीज का बिल दिया रहेगा। ओके, अभी आपको क्या करना है? अभी आपको उसी कस्टमर को 118 का बिल देना है। वो आपको जीएसटी देगा। ओके, आप गवर्नमेंट को पे करना, एंड रिसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा। आया समझ में? लेकिन अगर सर रिसिपिएंट हमको पैसा देने को ना बोलता है, बोला कि मैंने खरीद लिया, हो गया, अब मैं पैसा नहीं दूंगा जीएसटी का, तो उस केस में हम लोग के जेब से भरना पड़ेगा। क्योंकि आपको 100 रुपया मिला था, तो 100 रुपये को मानेंगे कि जीएसटी के साथ ही मिला है ये। ओके, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके आपके जेब से पे करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना है? विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसको और एक नाम दिया जाता है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज डेट ऑफ लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। यहां से लेकर के, ओके, यहां से लेकर के जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसके पिछले दिन तक जितना भी सेल्स आपने किया है, उसके लिए आप क्या इशू कर सकते हो? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, बट विद इन 1 मंथ। मतलब गवर्नमेंट आपको पावर दे रहा है टू कलेक्ट जीएसटी। आपके जेब से मत भरो, नहीं तो आपको डबल कॉस्ट होएगा। ओके, आपने जेब से भर दिया, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? यू कैन कलेक्ट, लेकिन रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, टाइम लिमिट इज 1 मंथ। ठीक है? अब यहां पर सुनना, क्या सेकंड वाले केस में रिवाइज टैक्स इनवॉइस का फंडा पॉसिबल है क्या? सेकंड वाला केस मतलब आप लोग को नंबर जो मिला है 14 नवंबर को मिला। ओके, what is the effective date of registration in this case? Effective date of registration is 14 November only. Means in case where you are obtaining the registration after 30 days, that is applying for registration after 30 days, you cannot issue revised tax invoice. आप 1 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक के सेल के लिए you cannot issue revised tax invoice. You cannot issue revised tax invoice. सर क्यों नहीं कर सकते इसमें? इसमें क्यों नहीं कर सकते? सुनो, पिछले वाले केस में आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग था, आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग था। कि मैं यहां पर लिखता हूं, इफ अप्लाइड विद इन 30 days, if applied within 30 days, then the effective date of registration is date on which you are liable for registration. Okay, this date is the effective date. This date is the effective date. But if you are applying after 30 days, if you are applying after 30 days, okay, then in that case, the effective date of registration is date of grant of registration. Date of grant of registration. आया समझ में? क्लियर है क्या? हम लोग को आईटीसी कौन से दिन का मिलता है? जो भी इफेक्टिव डेट रहेगा उसके पिछले दिन का, प्रीवियस डे का। ओके, ये इफेक्टिव डेट रहेगा अगर, तो इसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ पर? बातें समझ में आ गई? अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जरा भी आप लोग को बोर नहीं होना चाहिए कि मैं 10 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ। सुनो, अगर आप लोग लायबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, कब लायबल होंगे? जब हम लोग का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होगा।
जैसे ही आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ, आपको 30 दिन के अंदर अंदर नंबर के लिए अप्लाई करना है। 30 दिन में नंबर के लिए अगर अप्लाई कर दिया, ओके, तो उस केस में आप लोग को जो दिन आप लायबल हुए उसके पिछले दिन का स्टॉक का आईटीसी मिलेगा। लेकिन 30 दिन के बाद अगर नंबर लिया, तो जो दिन आपको नंबर मिला उसके पिछले दिन का स्टॉक का आईटीसी मिलेगा। क्लियर है? ओके। बाद में हम लोग रिवाइज टैक्स इनवॉइस की बात करते हैं। अगर आप लोग 1 अक्टूबर से लायबल हुए लेकिन जीएसटी नंबर आपको मिला से 23 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर, दैट इज डेट ऑफ लायबिलिटी टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस पीरियड के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। ओके, रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप लोग इशू कर सकते हो, लेकिन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इज दैट वेरी क्लियर? ओके। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। सबसे पहला पॉइंट, जो भी दिन का स्टॉक का आईटीसी मिल रहा है, जो भी दिन का स्टॉक का आईटीसी मिल रहा है, चाहे वो डेट ऑफ लायबिलिटी का पिछला दिन हो, चाहे वो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन का पिछला दिन हो, वो जो भी स्टॉक रहेगा, इट शुड नॉट बी परचेज्ड 1 ईयर प्रायर। मतलब 1 साल से ज्यादा जूना नहीं होना चाहिए। स्टॉक शुड नॉट बी परचेज्ड, नॉट बी परचेज्ड 1 ईयर बिफोर दिस डेट। दिस डेट मतलब जो भी दिन के स्टॉक का आईटीसी आपको मिल रहा है। ओके, अज्यूम करते हैं आपको 30 सितंबर 2023 के दिन के स्टॉक का आईटीसी मिल रहा है। ओके, अब ये जो स्टॉक है आपके पास, ये स्टॉक विद इन 1 ईयर ही परचेज होना चाहिए। ओके, विद इन 1 ईयर मतलब 1 अक्टूबर 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2023, इस पीरियड के अंदर का ही परचेज होना चाहिए। ओके, यही पीरियड का परचेज होना चाहिए। अगर समझो आपने यहाँ पर कहीं पर खरीदा था एंड वो स्टॉक में अभी भी पड़ा हुआ है, तो आप लोग को इस स्टॉक का आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आया समझ में? आपका परचेज होना चाहिए था इसी पीरियड के दरमियान, तभी आप लोग को आईटीसी मिलेगा। ठीक है, मतलब इस पीरियड में परचेज किया एंड वो चीज स्टॉक में भी है, तभी आपको आईटीसी दिया जाए। आया समझ में? तो स्टॉक 1 साल से ज्यादा जूना नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आईटीसी लेने के लिए आप लोग के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। ठीक है, आईटीसी लेने का टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, भले आपके नाम पर नहीं रहेगा, लेकिन मतलब आपके नाम पर रहेगा, जीएसटी नंबर नहीं है ना आपके पास, पर फिर भी आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अगर आईटीसी का जो क्लेम है, दैट इज ये स्टॉक के ऊपर जो आईटीसी का जो आप क्लेम करने वाले हो, ओके, वो क्लेम अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा है, इफ इट इज मोर देन 2 लाख रुपीज, देन आप लोग को प्रैक्टिसिंग सीए और प्रैक्टिसिंग सीएमए का सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, आप लोग को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आर यू आर गेटिंग द पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपना सेक्शन नंबर 18(1)(a) हुआ है। 18(1)(a) इज कंप्लीटेड। और एक स्मॉल पॉइंट, जो भी आईटीसी आप लोग ले रहे हो उसके लिए आपको जीएसटी आईटीसी 01 फाइल करना है विद इन 30 डेज। ओके, आप लोग को जैसे ही आईटीसी मिलने वाला है, उसके 30 दिन में आईटीसी 01 फाइल करके आप लोग ले लो। ओके, तो सबसे पहला सेक्शन दैट इज 18(1)(a) आप लोग को समझ में आ गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी एकदम इजी रहेगा। ओके, नाउ इट वुड बी वेरी इजी। सो पहला सबसे डिफिकल्ट था, अभी एकदम इजी। सेक्शन नंबर 18(1)(b), दैट इज वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। ओके, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? मान के चलो कि मेरा बिजनेस आज स्टार्ट हुआ है। ओके, 1 अप्रैल है एंड 30 जून है। ओके, मेरा टर्नओवर खाली हुआ है 6 लाख रुपए। मेरे को और 14 लाख का लिमिट अवेलेबल है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत मेरा सेल होने ही वाला है, तो नंबर आज ही ले लेता हूँ। तो मैंने आज क्या कर दिया, 30 जून को मैंने अप्लाई कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मेरे को अज्यूम करते हैं नंबर मिल गया ऑन से 11 जुलाई। ओके, मेरे को नंबर मिल गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड। ओके,
अभी यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, मतलब एज पर लॉ जरूरत नहीं था, लेकिन खुद से होके आपने नंबर लिया है। तो जब भी आप खुद से होके नंबर लेंगे, तब जब भी आपको नंबर मिलेगा 11 जुलाई, उसके पिछले दिन का स्टॉक का आईटीसी मिलेगा। ओके, आप लोग को 10 जुलाई के दिन पर जो भी स्टॉक रहेगा उसका आईटीसी आप लोग को दिया जाएगा। स्टॉक मींस इनपुट्स, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। ओके, स्टॉक आपका जो भी है वो 1 साल से ज्यादा जूना नहीं होना चाहिए। कैपिटल गुड्स का आईटीसी आप लोगों को नहीं मिलेगा। यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक कैपिटल गुड्स का आईटीसी। समझ में आया? इतना ही है वॉलेंटरी। ओके, सफिशिएंट। सेक्शन नंबर 18(1)(c), जो भी आपका कंडीशंस था, कॉमन कंडीशन वो सेम ही रहेगा। ये जो तीन कंडीशन लिखा है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों कंडीशंस सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 18(1)(c). 18(1)(c), कंपोजिशन पर्सन, कंपोजिशन पर्सन स्विचिंग ओवर टू नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन पर्सन स्विचिंग ओवर टू नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। अब इसका क्या मतलब है, सुन। अगर मान के चलो कि मैं 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम में था। ओके, 1 अप्रैल से मैं कंपोजिशन स्कीम में था टिल 30 सितंबर। लेकिन 1 अक्टूबर से जो मेरा टर्नओवर है, ओके, जो भी 1 अक्टूबर से मेरा टर्नओवर है, वो टर्नओवर मेरा 1.5 CR क्रॉस हो रहा है। ओके, 1 अक्टूबर से मेरा टर्नओवर जो है वो 1.5 CR को एक्सीड करने वाला है। ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, कंपोजिशन स्कीम में आप जब थे तब क्या आपको आईटीसी मिला था क्या? आपको आईटीसी नहीं मिला था, क्योंकि कंपोजिशन पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू अवेल आईटीसी, ये हम लोगों ने देखा है। ओके, तो अगर कुछ चीज हम लोगों ने कंपोजिशन स्कीम में खरीदी हुई थी जो कि सेल होने वाली है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, तो गवर्नमेंट से अगर वो चीज यहाँ पर स्टॉक में है, ऑब्वियसली स्टॉक में होगी तभी तो बाद में बिकेगी। तो स्टॉक में आपके पास जो भी इनपुट्स वगैरह है, इनपुट्स, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, इस स्टॉक का आपको आईटीसी दिया जाएगा। आया समझ में? ओके, कंपोजिशन स्कीम वाला जब नॉर्मल स्कीम में जा रहा है, तो जो भी दिन वो स्विच कर रहा है उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी दिया जाएगा। ओके, नाउ अराइजेस क्वेश्चन दैट सर क्या कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलेगा? ऊपर वाले दोनों केस में तो नहीं मिला था, क्या यहाँ पर मिलेगा? आंसर इज यस, यहाँ पर मिलेगा। ओके, यहाँ पर आप लोग को कैपिटल गुड्स का आईटीसी भी दिया जाएगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। आप लोग को क्या माइनस करना है? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस करना है। एक एग्जांपल इसी में लेंगे। हमने 3 अप्रैल को एक कैपिटल गुड्स परचेज किया जिसका वैल्यू 3 लाख रुपए का था। देखिए, इसके ऊपर जीएसटी का रेट था 18%, दैट इज 54,000। ओके, अभी हम लोग 1 अक्टूबर से जाने वाले नॉर्मल में, तो हम लोगों ने 2 क्वार्टर यूज किया है कंपोजिशन की। तो कैपिटल गुड्स का आईटीसी कितना मिलेगा? आंसर इज 54,000 माइनस 2 क्वार्टर थे ना हम लोग उसमें, सो 2 क्वार्टर्स मल्टीप्लाइड बाय पर क्वार्टर का कितना परसेंट था? 5%। सो 10% का रिडक्शन हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा कितना? 48,600 शायद। यस, 48,600 का आईटीसी आप लोग को मिलेगा। ओके, स्टॉक का पूरा पूरा मिलेगा, स्टॉक में कोई रिडक्शन नहीं है, लेकिन कैपिटल गुड्स में आप लोग को 5% पर क्वार्टर माइनस करना है एंड देन लेना है। अगेन कॉमन कंडीशन सेम रहेगा, कैपिटल गुड्स या फिर स्टॉक आपका 1 साल से ज्यादा जूना नहीं होना चाहिए, विद इन 1 ईयर का परचेज होना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट, स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स दोनों का टोटल मिला के अगर 2 लाख से ऊपर जा रहा है आईटीसी का क्लेम, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम लोग को सीए में सर्टिफिकेट लगेगा, एंड जब भी हम आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो विद इन 30 डेज आप लोग को आईटीसी 01 फाइल करना है। ठीक है, तो कंपोजिशन वाला क्लियर हो गया।
अब आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 18(1)(d) की ओर। सेक्शन नंबर 18(1)(d। अभी 18(1)(d) पढ़ने के पहले, सेक्शन नंबर 18(1)(d) पढ़ने के पहले हम लोग एक रजिस्ट्रेशन चैप्टर का एक पॉइंट को समझ लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा एक बेटर क्लैरिटी मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है, अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, ओके, एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो उस केस में उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने का कोई जरूरत नहीं। उस केस में उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर समझो कि उसका एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल हो गया, गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया टैक्सेबल है भाई कल से, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, तो मान के चलते हैं अगर 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मेरा सेल्स हो गया 25 लाख रुपए का, एंड ये प्रोडक्ट जो था वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था, इसीलिए मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। नो रजिस्ट्रेशन ऑप्टेड, नो रजिस्ट्रेशन ऑप्टेड, ओके, नो रजिस्ट्रेशन ऑप्टेड। लेकिन 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने बोला कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे थे वो प्रोडक्ट अब से क्या हो जाएगा, अब से वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब से प्रोडक्ट हो जाएगा टैक्सेबल। अब यहां पर जैसे ये टैक्सेबल हो गया, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यस और नो? आंसर इज यस, मुझे जीएसटी नंबर के लिए जाना पड़ेगा अभी। सो यहाँ पर मुझे जीएसटी नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। अगर मैंने 30 दिन के अंदर अंदर नंबर ऑब्टेन किया, तो जो भी स्टॉक मेरे पास 30 सितंबर के दिन पे होगा उसका आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो ये वाला जो केस है वो सेक्शन नंबर 18(1)(a) में कवर हो गया। लेकिन 18(1)(d) में सर कौन सा कवर होगा फिर? आंसर इज जो भी पर्सन पहले से रजिस्टर्ड था, जो भी पर्सन पहले से रजिस्टर्ड था एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज बेच रहा था, जिसका सप्लाईज अब जाकर के टैक्सेबल हुआ है, ऐसा पर्सन कवर्ड है इन सेक्शन नंबर 18(1)(d)। सर ऐसा कौन होगा जो एग्जेम चीज बेच रहा है पर रजिस्ट्रेशन ले रहा है? तो ध्यान से सुनो, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, उससे क्लियर होगा ये। मान के चलो कि मैं पेपर सेल कर रहा हूँ, पेपर, पेपर के ऊपर जीएसटी का रेट 0%। मैं राइटिंग पैड सेल कर रहा हूँ, राइटिंग पैड के ऊपर जीएसटी का रेट से 18%। ओके, इन दोनों को बनाने के लिए मेरा जो रॉ मटेरियल है, इनपुट है, वो है कार्डबोर्ड, ठीक है, दैट रॉ मटेरियल इज कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के ऊपर जीएसटी का रेट इज 18%। ओके, अभी एज्यूम करते हैं मेरा टर्नओवर राइटिंग पैड एंड पेपर का मिला करके इट इज मोर देन 20 lakhs, तो ऑब्वियसली मैं रजिस्टर्ड रहूंगा स्टार्टिंग से। ओके, स्टार्टिंग से रजिस्टर्ड। अभी 30 सितंबर के दिन पर, ओके, पेपर वॉज एग्जेम्प्ट, राइटिंग पैड वॉज टैक्सेबल, एंड आई हैड अ स्टॉक ऑफ कार्डबोर्ड, आई हैड अ स्टॉक ऑफ कार्डबोर्ड। अभी एक कार्डबोर्ड के स्टॉक का पूरा आईटीसी दिया था क्या गवर्नमेंट ने? कम ऑन सोचो। क्या गवर्नमेंट ने मुझे इस कार्डबोर्ड के स्टॉक का पूरा आईटीसी दिया था या नहीं दिया था? आंसर इज नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि मैं पेपर बेचने वाला हूँ, दैट इज दैट वुड बी एग्जाम सप्लाई, एंड राइटिंग पैड बेच रहा हूँ, दैट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। तो ये कार्डबोर्ड का आईटीसी मुझे पूरा नहीं मिला था। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट से आपको कार्डबोर्ड के स्टॉक का आईटीसी दिया जाएगा। ओके, कार्डबोर्ड के स्टॉक का आईटीसी दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? पेपर के प्रपोर्शन का। क्यों? क्योंकि राइटिंग पैड के प्रपोर्शन का तो आप पहले ही ले चुके रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर पेपर के प्रपोर्शन का मिल जाएगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 18(1)(d) में कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलता है।
ओके, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी। कैपिटल गुड्स का मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? 5% पर क्वार्टर, माइनस करने के बाद जितना बचता है उतना मिलेगा। कैपिटल गुड्स का आईटीसी -5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ, सेम लाइक कंपोजिशंस की। ओके, उतना ही आईटीसी मिलेगा। आ गया समझ में? बाकी सब कंडीशंस सेम। जो भी स्टॉक रहेगा या फिर कैपिटल गुड्स रहेगा, वो 1 साल से ज्यादा जुना नहीं होना चाहिए। ओके, कैपिटल गुड्स या फिर स्टॉक का जो भी टोटल आईटीसी रहेगा, वो अगर 2 लाख से ऊपर जा रहा है, ओके, देन इन दैट केस हम लोग को सीए में सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, तो ये सब पॉइंट्स तो कॉमन ही है। ये सब पॉइंट्स तो आप लोग को इसमें भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम लोग कुछ केसेस देखेंगे जो अपोजिट रहेगा। ओके, जो अपोजिट केसेस है। अपोजिट इन द सेंस, अपोजिट मतलब मैं पहले रजिस्टर्ड पर्सन था, अब मैं अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा रहा हूं, तो मैं अब अनरजिस्टर्ड बनूंगा। मैं पहले नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले चुका था, लेकिन अभी मेरा टर्नओवर लग रहा है कि 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, तो मैं कंपोजिशन स्कीम में जा रहा हूँ। मैं पहले टैक्सेबल सप्लाई कर रहा था, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन अनाउंस किया एंड उस सप्लाईज को एग्जेम्प्ट कर दिया। मतलब जो ऊपर के हमने 4 केसेस सीखे, उन चारों का उल्टा। 18(1)A और 18(1)B का ये उल्टा है दोनों, ये 18(1)C का उल्टा, ये 18(1)D का उल्टा। अब यहां पर क्या होगा सुन, एकदम सिंपल। हम लोग को जितना भी स्टॉक है हमारे पास, ओके, जिस दिन भी हम अनरजिस्टर्ड हो रहे हैं, कैंसलेशन हो रहा है, जिस दिन भी हम नॉर्मल से कंपोजिशन जा रहे हैं, एंड जिस दिन भी हम लोग का सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो रहा है, उन सभी दिनों का पिछला दिन का जो भी स्टॉक रहेगा अपने पास, उसका आईटीसी आप लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी रिवर्स करना मतलब क्या? अगर आपके पास आईटीसी का बैलेंस है, ओके, समझो आईटीसी का बैलेंस 10,000 रुपये का है, आपको स्टॉक का आईटीसी रिवर्स करने को आ रहा है 25,000 रुपया। ओके, तो आप लोग को 10,000 का तो आईटीसी रिवर्स करना है, एंड जो 15,000 है वो आपको पे करना है। आया समझ में? गेटिंग द पॉइंट? इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास आईटीसी का बैलेंस है से 90,000 रुपये, लेकिन आपको आईटीसी रिवर्स करने को आ रहा है से सिर्फ 25,000 रुपये। ओके, तो अभी कितना आईटीसी बचा? 65,000 का आईटीसी बचा है। नाउ दिस बैलेंस 65,000 आफ्टर रिवर्सिंग द आईटीसी ऑन स्टॉक विल लैप्स। अगर शॉर्ट पड़ रहा है तो आपको पे करना पड़ेगा, अगर ज्यादा बच रहा है तो लैप्स हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? मान के चलते हैं मैं 1 अक्टूबर से अनरजिस्टर्ड होने वाला हूँ। ओके, तो गवर्नमेंट से 30 सितंबर के दिन पर जो भी तुम्हारे पास स्टॉक रहेगा, उसका आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए कम पैसा है, पे करो। ओके, रिवर्स करने के लिए अगर ज्यादा ही पैसा पड़ा पड़ा हुआ है आईटीसी का, तो जो बचा हुआ है वो लैप्स हो जाएगा। तो स्टॉक का रिवर्सल समझ में? सेकंड पॉइंट, कैपिटल गुड्स का रिवर्सल। तो कैपिटल गुड्स का रिवर्सल इज एज पर रूल नंबर 44। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है कि जितना भी बैलेंस यूजफुल लाइफ इन मंथ्स बचा है, उतने मंथ्स का आईटीसी रिवर्स कर। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं नॉर्मल स्कीम में था फॉर 38 मंथ्स। ओके, अभी मैं कंपोजिशन स्कीम में जा रहा हूँ। तो कंपोजिशन स्कीम में कितना महीना में रहूंगा? देखो, कैपिटल गुड्स की हम अगर बात करें तो एक चीज मैं पहले बता दूं, कैपिटल गुड्स का जो लाइफ रहता है, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, इट इज कंसिडर्ड एज 60 मंथ्स, दैट इज 5 years। ओके, तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स मैंने खरीदा था नॉर्मल स्कीम में था जब, तब खरीदा था, 38 मंथ्स हमने यूज किया। उसके बाद हम जा रहे हैं कंपोजिशन स्कीम में, सो 22 मंथ्स हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको कंपोजिशन स्कीम में यूज करेंगे, क्योंकि 60 महीने के बाद तो उसका लाइफ जीरो ही होगा। ओके,
तो समझो 54,000 का आईटीसी था, तो कितना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? आंसर इज जितना पीरियड आप कंपोजिशन स्कीम में रहने वाले हो उतना आप लोग को रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, तो 54,000 इंटू 22/60, तो 19,800 रुपीज हम लोग को रिवर्स करना पड़ेगा आज के आज। ओके, सो यहाँ पर अपना सेक्शन नंबर 18 हो गया। एक एक लास्ट पॉइंट बाकी है, 18(6). तुम लोग को सेक्शन वाइज याद नहीं रखना है, जितने कंसेप्ट थे सारे करवा लिए मैंने। सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ओके, मतलब अगर हम लोगों ने फिक्स्ड असेट्स को सेल किया तो जीएसटी किस तरीके से पे करना है। ओके, तो यहाँ पर लेट अस अंडरस्टैंड। मान के चलो कि मैंने 1 अप्रैल 2023 को एक फिक्स्ड असेट परचेज किया, एक फिक्स्ड असेट परचेज किया जिसका वैल्यू 3 लाख रुपए था, जीएसटी था 54,000 रुपीज। अब मैं इस मशीन को 30 सितंबर 2023 को बेच रहा हूँ एट रुपीज 1 लाख। मतलब मैंने खरीदा 3 लाख में लेकिन बेच रहा हूँ 1 लाख में। तो यहाँ पर मैं, हो सकता है कि कैश भी लूँ, ओके, सामने वाली पार्टी से, ताकि जीएसटी कम भरने को है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है हमको, 1 लाख के ऊपर 18% जीएसटी आप देना चाहते हो, दैट इज 18,000। लेकिन सर हमने तो आपको आईटीसी 54,000 का दिया था, आप तो हमको 18,000 का जीएसटी दे रहे हो। ठीक है, 54,000 इज आईटीसी अवेल्ड, बट 18,000 इज जीएसटी पेएबल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 ये मेंशन किया। सेक्शन 18(6) में कहा गया कि जीएसटी कितना पे करेंगे। आंसर इज जितना भी आईटीसी आपने लिया रहेगा माइनस 5% पर क्वार्टर, और और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। ओके, मतलब यहाँ पर हमने 2 क्वार्टर यूज किए, सो 54,000 माइनस 5% इंटू 2 क्वार्टर्स, और 18,000 विच एवर इज हायर, दैट इज 48,600। इतना जीएसटी हमको पे करना पड़ेगा। आया समझ में? ओके, नाउ दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, टूल्स एंड फिक्सचर। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग फुटवेयर इंडस्ट्री में हो, ओके, तो आप लोग को मालूम रहेगा कि जो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर का साइज रहता है उसके लिए एक मोल्ड रहता है, मोल्ड। ओके, एक डाई रहता है अलग से। जिग्स, टूल्स, फिक्सचर मतलब कि जो नट बोल्ट रहता है, स्क्रू ड्राइवर रहता है, पकड़ पाना रहता है, तो वो सब चीज़ों में ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब मोल्ड्स, डाइस वगैरह के केस में डायरेक्टली टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू वुड बी पेएबल। आई होप सबको समझ में आ गया, क्लियर है क्या? तो अपना सेक्शन नंबर 18 यहाँ पर पूरा क्लोज हो गया। अभी एक सर्कुलर है, वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो दिस वुड बी, दिस वीडियो सीए इंटर हैज टू वॉच मैंडेटरीली। ठीक है, अगला वीडियो जो रहेगा वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पे रहेगा। ओके, आईएसडी वाला जो वीडियो है इट हैज टू बी ओनली वॉच्ड बाय सीए फाइनल, सीएमए फाइनल एंड सीएमए इंटर। भी एक सर्कुलर कर रहे हैं, सर्कुलर ऑन डी मर्जर। ओके, सर्कुलर ऑन डी मर्जर। अब ये सर्कुलर में क्या पॉइंट्स डिस्कस हुआ है ये हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान के चलो ए लिमिटेड का 2 ब्रांचेस है, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ब्रांच ए एंड ब्रांच बी।
ओके, इन दोनों का मिला करके एक ही रजिस्ट्रेशन है। ओके, इन दोनों का मिला करके एक ही रजिस्ट्रेशन, वन रजिस्ट्रेशन। ये महाराष्ट्र की बात चल रही है, ठीक है। इन लोग का और एक ब्रांच है इन द स्टेट ऑफ गुजरात, जिसका नाम है सी। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन है गुजरात में। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसा स्टेट वाइज रहता है, तो जितने स्टेट्स उतने रजिस्ट्रेशन तो मिनिमम होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर दिस एंटिटी, दैट इज ए लिमिटेड, इज डिसाइडिंग टू डीमर्ज बी। डीमर्ज का मतलब होता है कि इसको अलग करना है। इसको क्या करना है? अलग करना है, इसको सेपरेट करना है। क्योंकि कोई और पर्सन उसको टेक ओवर कर रहा होगा, पता नहीं। तो बी को क्या करने वाले ये लोग, निकालने वाले हैं। ओके, अभी ये जो महाराष्ट्र में एंटिटी है, इन दोनों एंटिटी का मिला करके आईटीसी का कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है। भाई कुछ आईटीसी का बैलेंस है, से 1 लाख रुपीस। एंड ये जो गुजरात का यूनिट है, इसका बैलेंस है 50,000 रुपीज। अभी ए का जो असेट्स है, ए का जो असेट्स है, टोटल असेट्स, इट इज से 100 लैक्स होगा या फिर 10 लैक्स होगा, जो भी समझना है। 100। बी का जो असेट्स है वो है 70। सी का जो असेट्स है वो है 30। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ असेट्स है, दिस इज द वैल्यू ऑफ असेट्स। अब यहाँ पर बी एंटिटी क्या बोल रही है कि मैं अलग हो रही हूँ, तो मुझे मेरे प्रपोर्शन का आईटीसी दे दो। ओके, तो यहाँ पर लोगों ने गवर्नमेंट को पूछा कि सर, हम लोग कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 70 अपॉन, 70 अपॉन क्या करें? क्या 70 अपॉन 200 करें? 200 कैसे बोल रहा हूँ? 100, 170 एंड 200। ओके, 70 अपॉन 200 करें या फिर 70 अपॉन 170 करें? आंसर इज 70 अपॉन 170 करेंगे, क्योंकि ये जो 1 लाख है, दिस 1 लाख बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर सबसे पहला क्लैरिफिकेशन ये निकल के आया कि जो आपका डिनोमिनेटर है, ओके, डिनोमिनेटर में ऑल ओवर इंडिया का नहीं आएगा। ओके, जो भी स्टेट रहेगा उसी स्टेट का आएगा, उसी स्टेट का टोटल असेट्स आएगा। समझ में आया पहला क्लैरिफिकेशन? सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सिर्फ उन्हीं स्टेट्स का टोटल असेट्स आएगा, ना कि पूरे इंडिया का। पहला क्लैरिफिकेशन क्लियर हो गया। सेकंड क्लैरिफिकेशन, सर जो भी आंसर आया, एग्जाम्पल 1 लाख इंटू 70 अपॉन 170, 41,176। समझो 41,000, मैं 41,200 पकड़ के चलता हूँ। ओके, 41,200 आईटीसी हम लोग को बी को देना है। ओके, ए लिमिटेड हैज टू ट्रांसफर 41,200 आईटीसी टू बी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि किस मैनर में हम लोग को ट्रांसफर करना है। क्या सीजीएसटी की तरीके से भेजना है, आईजीएसटी ट्रांसफर करना है, एसजीएसटी करना है, क्या करना है? तो 1 लाख का मैं आप लोग को पहले ब्रेकअप दे देता हूँ। 1 लाख में सीजीएसटी इज से 30,000, एसजीएसटी इज से 30,000 एंड आईजीएसटी इज 40,000। इस तरीके से 1 लाख है। तो गवर्नमेंट ये कहता है कि 41,200 आपको देना है। आप कैसे भी दे दो, कैसे भी दो, लेकिन दो चीजें याद रखना। मैक्सिमम कितना देना है? मैक्सिमम 41,200 ही देना है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज जितना भी स्पेसिफिक हेड में बैलेंस है, जितना भी स्पेसिफिक हेड में बैलेंस है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। मतलब अगर हम लोग को 41,200 देना है, तो हम लोग सीजीएसटी 30 एंड 11,200 एसजीएसटी दे सकते हैं। आईजीएसटी 40, 1,200 एसजीएसटी दे सकते हैं। ओके, मतलब आपको जैसा देना है वैसा दो, लेकिन इंडिविजुअल हेड के बैलेंस से ज्यादा ट्रांसफर कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि अवेलेबल ही उतना है। ओके, सो आप कोई भी प्रपोर्शन में कर सकते हो। तो दो क्लैरिफिकेशन समझा। अब लास्ट क्लैरिफिकेशन, अब ये जो 1 लाख है, 1 लाख, ये कौन से दिन का आईटीसी लेना है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, 70 अपॉन 170, ये कौन से दिन का रेशियो होना चाहिए? ओके, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, 1 लाख कौन से दिन का आईटीसी लेना है। सेकंड क्वेश्चन, 70 अपॉन 170, ये कौन से दिन का आईटीसी होना चाहिए। ओके, दो सवालों का हम लोग को जवाब ढूंढना है। उसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे।
हम लोगों ने 1 अक्टूबर को एप्लीकेशन किया हुआ है फॉर डीमर्जर। ओके, फॉर डीमर्जर हम लोगों ने बोला कि सर हम लोग को 1 दिसंबर से आप लोग क्या कर दो, अलग होने का ऑर्डर दे दो, कि हम लोग को 1 दिसंबर से सेपरेट होना है, डीमर्जिंग का। हम लोग को इस दिन से डीमर्ज होना है, 1 दिसंबर से डीमर्ज होना है। ओके, तो फिर कोर्ट का ऑर्डर आ गया। कोर्ट ने बोल दिया कि 1 दिसंबर से आप लोग डीमर्ज हो जाओ। ऐसा 30 नवंबर को ऑर्डर आ गया। ओके, 30 नवंबर को ऑर्डर आया कि प्लीज डीमर्ज फ्रॉम 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर के दिन पर जो भी रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट रहेगा, इस दिन के वैल्यूएशन के हिसाब से जाएगा। ओके, ये जो 70/170 वो इस दिन का वैल्यूएशन होना चाहिए। ओके, अभी हम लोग डीमर्ज कर रहे हैं तो उसको आईटीसी ट्रांसफर करेंगे। तो अज्यूम करो कि हम लोग 3 दिसंबर को आईटीसी ट्रांसफर करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट से 3 दिसंबर को आप ट्रांसफर करोगे तो 3 दिसंबर के दिन पर जितना भी आपके पास, सॉरी स्टॉक नहीं, जितना भी आपके पास आईटीसी का बैलेंस है, उस बैलेंस को आप ट्रांसफर करो। मतलब 1 लाख कौन से दिन का होना चाहिए, डेट ऑफ ट्रांसफर का। 70/170 कौन से दिन का होना चाहिए, अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर। ओके, अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर दैट इज 1 दिसंबर। समझ में आ गया आपको? दैट्स इट विद दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।